दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ये इश्क नहीं आसान का दूसरा भाग लतिका की डायरी को सुनेंगे। विराज थोड़ी देर तक कार में बैठा ही रहा। उसकी आंखों में कई सारे दृश्य एक साथ किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। कभी उसे मानसी के साथ अपनी सगाई की याद आती और कभी मानसी और अपनी जगह वह लतिका और विनय को सोचने लगता। पर ना जाने क्यों बार बार लतिका के साथ वह विनय को खड़ा हुआ नहीं देख पा रहा था। सबसे बड़ी बात जो उसके मन में खटक रही थी वह यह थी कि आखिर विनय और लतिका का इतना कांटेक्ट हुआ कैसे कि बात शादी तक पहुंच गई। उसे याद आया जब विनय उसका रूममेट था और वह दोनों ग्वालियर के हॉस्टल में रहकर अपनी शूटिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे थे, तब अक्सर लतिका का फ़ोन आया करता था। कई बार विराज शूटिंग रेंज पर जाते समय अपना मोबाइल फ़ोन कमरे में ही रखा छोड़ देता था और जानबूझकर लतिका को इग्नोर भी किया करता था। अचानक जैसे विराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई और वह खुद से ही बोल पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी एब्सेंस में विनय ने लतिका से बात की हो, वरना ग्वालियर से पुणे के बीच इतनी दूरी तो है कि वह दोनों एक दूसरे से आसानी से मिल तो नहीं सकते थे। विराज इन्हीं सब उलझनों में डूबा कुछ नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि तभी लतिका के पापा उसे आवाज़ लगाते हुए बाहर आ गए। अरे विराज, अब कार में कब तक बैठा रहेगा? चल जल्दी से भीतर आ जा और जाकर तू भी कपड़े चेंज कर ले। विनय और उसके घर वाले किसी भी समय पहुंचते होंगे। विराज ने कार पार्क की और फटाफट घर के भीतर जा पहुंचा। तभी लतिका की माँ एक सुंदर सा मेहरून कलर का कढ़ाईदार कुर्ता पैजामा लेकर आई और विराज को थमाते हुए बोली, ये ले तेरे लिए, लतिका ने पसंद किया था, जा फटाफट जाकर तैयार हो जा। विराज ने एक बार गौर से उस ड्रेस को देखा और मन ही मन मुस्कुरा उठा। मतलब लतिका को अब भी मेरा ख्याल रहता ही है। कुछ ही देर में विराज तैयार होकर बाहर गार्डन में जा पहुंचा, जहां एंगेजमेंट का प्रोग्राम होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब बस विनय के आने का इंतजार था और वह इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। विनय अपने गिने चुने दोस्तों और घर वालों के साथ ठीक 12 बजे वहां आ पहुंचा। उन लोगों के आते ही सब उनके स्वागत सम्मान में लग गए। विराज भी सभी लोगों के साथ मिलकर इतना खुश होकर सारे काम कर रहा था कि उसे देखकर किसी के लिए भी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि विराज अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। जब विनय की फैमिली के साथ लतिका की फैमिली और उसके खास रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा था तो विराज का भी नंबर आया। लतिका के पापा ने सभी लोगों को विराज से मिलाते हुए कहा, यह है हमारी लतिका के बचपन का दोस्त और हमारे नासिक वाले मकान मालकिन का बेटा विराज। वैसे ग्वालियर में विनय का रूममेट भी रहा है ये तो। उसे देखते ही सामने खड़े मेहमानों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। विराज के ठीक सामने खड़ी विनय की मां के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। जो अभी तक मुस्कुराते हुए नहीं थक रही थी, अचानक ही विराज को देख उनके चेहरे से स्माइल गायब हो गई और वह फीकी सी हंसी के साथ बोली, अच्छा तो इसी का केस लड़ रही थी लतिका, चलो अच्छा हुआ, कम से कम सगाई वाले दिन तुम जेल से बाहर आ गए, वरना हमारा विनय तो बस लतिका के इंतजार में ही बैठा रहता। ऐसा कहते हुए उन्होंने औपचारिकतावश अपनी बत्तीसी दिखा दी, मगर हंसकर कही हुई बात भी विराज को भीतर तक जा लगी। उसने अपनी नज़रें झुका ली और इधर उधर देखते हुए सबसे नज़रें बचाने की कोशिश करने लगा। तभी विनय विराज की हालत समझकर अपनी माँ को समझाते हुए बोला, अरे माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका होते हुए भी आप भी क्या बातें याद कर रही हैं? अरे विराज सिर्फ लतिका का दोस्त नहीं, मेरा भी तो दोस्त रहा है। आपको शायद याद नहीं, मैं और विराज दोनों ही ग्वालियर में एक साथ एक ही रूम में रहे हैं। आप शायद कभी मिली भी हो मेरे साथ। इस पर विनय की माँ विराज को घूरते हुए बोली, मिली होती तो देखते ही पहचान न लेती। जब भी मैं तुझसे मिलने ग्वालियर आती थी तब तेरा रूममेट कभी मुझे वहाँ दिखा ही नहीं, फिर मैं भला कैसे पहचान लूँगी? बाकी जो फ़ोन पर अब तक इसके बारे में सुना, बस वही पहचान मुझे याद है। खैर चलो तुम चलकर स्टेज पर बैठो,
सगाई का मुहूर्त होने वाला है। विराज ने जब विनय की माँ के मुंह से ऐसी चुभती हुई बातें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने धीरे से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा सा काम है, और तुरंत वहाँ से चला गया। अब वह सभी मेहमानों के बीच में खुद को जरा सा भी सहज महसूस नहीं कर रहा था। सुबह से जो विराज खुश होकर सबके आगे पीछे घूमते हुए घर के कामों में लगा था, अब वह किसी का भी सामना करने से बचने लगा था। अगर लतिका की लाइफ का यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी दिन था, इसलिए बिना प्रोग्राम देखे वह घर के भीतर छुप कर भी नहीं रहना चाहता था। बहुत सोच समझकर और खुद को मजबूत बनाते हुए वह स्टेज के सामने पड़ी कुर्सियों पर जाकर बैठ गया। एंगेजमेंट प्रोग्राम के लिए गार्डन में एक छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिसके ऊपर 2 चेयर डाली गई थी। सबके कहने पर विनय ने अपनी जगह ले ली। कुछ ही पलों के बाद समय आया लतिका के आने का। लतिका वैसे भले ही कितनी भी तेज तर्रार और सिंपल लुक वाली लड़की थी, पर आज जैसे उसे भी बाकी लड़कियों की तरह शर्माना और नजाकत से चलना आ गया था। जब वह अपने कमरे से बाहर निकलकर गार्डन की तरफ बढ़ने लगी तो हर किसी की निगाहें बस उसी पर थी। विनय का दिल भी उसे देख जोरों से धड़क रहा था, और उसके चेहरे पर छाई हुई स्माइल देखकर किसी के लिए भी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसे इस लम्हे का कब से इंतज़ार था। जब लतिका स्टेज पर पहुंची तो विनय उसके स्वागत में खड़ा हो गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ थाम उसे स्टेज पर बुला लिया। लतिका शर्माते हुए मुस्कुरा उठी। विराज सामने पड़ी कुर्सियों पर सबसे पहली लाइन में बैठा हुआ था। वह भी मुस्कुराते हुए बस लतिका को देख रहा था। उसे लतिका के जीवन की इस नई शुरुआत के लिए बेहद खुशी थी, मगर फिर भी दिल में कहीं कुछ ऐसा भी था जो ना तो वह किसी से कह पा रहा था और ना ही खुद ठीक से समझ पा रहा था। मगर फिर भी लतिका के लिए तो उसे खुश होना ही था। थोड़ी ही देर में कुछ ज़रूरी रस्मों रिवाजों के बाद मौका आया रिंग सेरेमनी का। विनय की माँ बड़ी खुश होकर विनय की तरफ से पहनाई जाने वाली अंगूठी लिए स्टेज पर जा पहुंची और अपने बेटे बहू यानी विनय और लतिका की बलया लेते हुए खुश होकर बोली, देखो कैसी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है दोनों को। ऐसा कहते हुए उन्होंने अंगूठी की डिब्बी खोली और अंगूठी निकालकर विनय की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये ले बेटा, मेरे हीरे जैसी बहू के लिए हीरे की अंगूठी। विनय ने अंगूठी पकड़ते हुए हंसकर कहा, क्या माँ, आप भी ना। ऐसा कहते हुए उसने लतिका का हाथ थामा और रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाने लगा। मगर तभी लतिका के पापा अपनी जेब टटोलते हुए बोले, अरे लगता है मैं विनय को पहनाई जाने वाली अंगूठी भीतर ही रखी छोड़ आया हूँ। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं अभी मांगता हूँ। ऐसा कह उन्होंने विराज को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे बेटा विराज, जरा देखना कमरे में जो कबर्ड बनी है उसके ऊपर वाली रैक में एक डिब्बी रखी है अंगूठी की, जल्दी से ले आ तो। मिस्टर शर्मा के कहते ही विराज फुर्ती से अंदर जा पहुंचा। लतिका की माँ उसके पीछे पीछे अंगूठी लेने जा पहुंची, मगर विराज को समझ ही नहीं आया कि किस कमरे की कबर्ड खोलकर देखनी है। वह अपना अंदाज़ा लगाकर सीधा लतिका के कमरे में जा पहुंचा, और जैसे ही उसने कबर्ड खोली तो अचानक लतिका की डायरी उसके ऊपर आ गिरी, जो शायद लतिका हड़बड़ी में ठीक से नहीं रख पाई थी। विराज ने जैसे ही नीचे गिरी हुई डायरी की ओर देखा, डायरी के पन्नों के बीच में उसे मानसी की शादी का कार्ड रखा हुआ दिखा। वही डायरी के पास विराज का फोटो पड़ा हुआ था, जो शायद पन्नों के बीच से निकलकर जमीन पर गिर गया था। विराज ने झुककर सारी चीज़ें उठाई और डायरी के पन्ने पलटकर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक पन्ने पर ठहर गई, जिसमें लतिका ने लिखा था, डियर विराज, तुम्हारा साथ हरदम मिलता रहे, बस इतनी सी तो दुआ मांगती हूँ। मैं जब मांगती हूँ तुम्हें मांगती हूँ, तुम्हारे सिवा कुछ कहाँ मांगती हूँ। विराज ने ये पढ़ा ही था कि तभी उसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जो बाहर गार्डन से आ रही थी। विराज के दिल में हलचल सी मचने लगी थी। उसने एक झटके से डायरी बंद की और उसे वापस कबर्ड में रख सीधे गार्डन की ओर भागा और स्टेज के सामने पहुंचकर
तेज आवाज में चिल्लाया, रुको लतिका। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये इश्क नहीं आसान का दूसरा भाग लतिका की डायरी को सुना। अब अगला भाग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।